गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड, है ना। देव निदर्शन विधि के गुण। ठीक है। अब देव निदर्शन विधि जो है इसके सबसे पहला क्या गुण है, इसमें यह अनबेस्ड है, मतलब निष्पक्षता है इसमें। मतलब इस विधि में हमारे इसमें न्याय दर्श का जो चयन होता है देव योग पर निर्धारित होता है। मतलब इस मेथड में हम क्या करते हैं, चेंज हैंड्स एंड पॉसिबिलिटी बेस की हम बात करते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिकली हमारा जो पक्षपात होता है या बेस होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। मतलब ये पूरी तरीके से अनबेस्ड मेथड कहलाती है, निष्पक्षता पर आधारित। सेकेंड है इकोनॉमिकल, है ना। ये मेथड कैसी है, इकोनॉमिकल है, मतलब मितव्ययी है ना। ये क्या है, ये मेथड में इकोनॉमिकली टाइम, मनी, लेबर सब कुछ सेव होता है। मतलब इसमें समय, धन और श्रम की बचत होती है। ठीक है। फिर ये है स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स है। मतलब इसमें हम समग्र का एक छोटा सा चित्र बना के चलते हैं। मतलब उसको हम स्मॉल रूप में ले लेते हैं, है ना, उसका स्मॉल साइज कर देते हैं। ठीक है। तो एज ए रिज़ल्ट हमारा रिज़ल्ट ऑब्टेंड होता है वो होल के अकॉर्डिंगली हमको आसानी से हम उसके लगभग आसपास पहुंच जाते हैं। ठीक है। फिर ये कैसी है, बेस है, मतलब एक वैज्ञानिक पद्धति है ना, जो कि पक्षपात रहित होने के कारण, मतलब फ्री ऑफ पर्सनल बेस, यानी किसी भी पार्शियलिटी से बिल्कुल हट कर ये मेथड है। तो ये कैसी है, एक साइंटिफिक मेथड भी मानी गई है। फिर उसके बाद में है नेक्स्ट हमारे पास में है डिमेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग मेथड, है ना, देव निदर्शन विधि के दोष। ठीक है। इसमें सबसे पहला दोष है इंडिपेंडेंसी ऑफ यूनिट्स, है ना। मतलब इकाइयों की जो स्वतंत्रता है ना, वो कैसी है, इकाइयों की स्वतंत्रता, मतलब यूनिट्स जो हैं वो पूरी तरीके से कैसे इंडिपेंडेंट है ना। मतलब हम किसी भी टाइप के यूनिट्स को या किसी भी टाइप के वेरिएबल्स को हम इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। मतलब हम किसी भी टाइप के यूनिट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब हमारे लिए देव निदर्शन विधि में क्या है, वेरिएबल्स या इकाइयों की पूरी स्वतंत्रता है। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, इकाइयों की स्वतंत्रता मिलती है, पहला। देन सेकेंड, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स, है ना। अब इसमें हमारे पास में रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व का भी अभाव है ना। जो निदर्शन विधि इसका छोटा आकार होने के कारण देव निदर्शन द्वारा समग्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ क्या है, इसका स्मॉल साइज होने के कारण हम इसमें क्या है, प्रॉपर मैनर में यूनिट्स को या रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट नहीं कर पाते सैम्पल्स को। तो इस वजह से इसका रिप्रेजेंटेटिव जो है यानी प्रतिनिधित्व का इसमें अभाव हो जाता है। नेक्स्ट है निगलेक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, है ना। अब इसमें हम महत्वपूर्ण इकाइयों को छूट जाना भी एक क्या है, एक दोष है। मतलब इस विधि में, इन दैट मेथड, जब भी हम सैम्पल्स यूटिलाइज करते हैं या उसको सिलेक्ट करते हैं इस मेथड में, तो हमारी जितनी भी यूनिट्स हैं उनका इक्वल वेट या उनका इक्वल टाइम मेज़रमेंट होना चाहिए, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे आइटम्स को हम निगलेक्टेड न करें, है ना। तो इस विधि में क्या है, हम हमारे प्रतिदर्श जो छांटने के लिए हमारे पास इकाइयाँ होती हैं, वो कभी कभी कुछ इकाइयाँ क्या होती हैं, छूट भी जाती हैं, है ना, जब हम अनुसंधान करते हैं तब। फिर है वाइड स्प्रेड यूनिट्स। वाइड स्प्रेड यूनिट्स यानी समग्र इकाइयों का विशाल क्षेत्रों में होने पर। अब आपको सभी को पता है कि हमारे पास में जो यूनिवर्स में हमारे पास में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में इन्वेस्टिगेशन के पास, मतलब इन्वेस्टिगेटर के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारा लंबा टाइम पीरियड है ना। तो इसमें क्या है, उसके समग्र इकाइयों की उसकी संपूर्ण राष्ट्र में फैली हुई है। मतलब सर्वेक्षण कार्य में फिर उसको क्या है, कठिनाई भी नहीं होगी, है ना। मतलब उसको हमेशा क्या है, वो काम आसानी से कर लेगा। ठीक है। तो उसमें उसको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें डिफरेंस, ठीक है, किसमें, पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड और रैंडम सैम्पलिंग मेथड में हम डिफरेंस की बात करें।
तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस है बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, है ना। इस मेथड में द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स किस पे बेस है, चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, है ना। अब इन्वेस्टिगेटर की चॉइस पर ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। जबकि रैंडम सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड द सिलेक्शन ऑफ सैंपल इज बेस्ड ऑन बाय चेंज, है ना। ये पूरी तरीके से चेंज पर आधारित होता है कि इसमें आप कुछ भी यूनिट्स को चेंज कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास बेस। इस मेथड में हमारे चेंजेस जो हैं बेस और पार्शियलिटी इसमें हमको देखने को मिलती है। जबकि अगर हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड में देखें तो इस मेथड में क्या होगा, पर्सनल बेस और पार्शियलिटी आपको उससे ये फ्री रह लेगा, मतलब इसमें आपको पर्सनल बेस और पार्शियलिटी इन्हें ये नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इन दिस मेथड द एस्टिमेशन ऑफ एरर्स इज़ नॉट पॉसिबल। इस मेथड में एस्टिमेशन ऑफ एरर्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं होती, इसमें एरर्स कम देखने को मिलेंगी, गलतियाँ या त्रुटि की संभावना कम होती है। पर अगर हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड में देखें तो इन दिस मेथड एरर कैन बी एस्टिमेटेड, इसमें गलतियाँ की संभावना ज़्यादा होती है। फिर हम नेक्स्ट बात करें स्टेबिलिटी, ठीक है। दिस मेथड इज सुटेबल वेयर ऑल द यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर मोर और लेस सिमिलर, है ना। इस मेथड में हमारे क्या है, जितनी भी यूनिट्स है यूनिवर्स की मोर या लेस सिमिलर हो जाएंगी। जबकि अगर हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड की बात करें तो इस मेथड में जितनी भी फील्ड्स या हमारे जितने भी टाइप्स है यूनिवर्स की उनको आसानी से काम हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंग्लिश में। अब हम हिंदी में समझ लेते हैं। पहला है सविचार निदर्शन और दूसरा है देव निदर्शन, है ना। अब सविचार निदर्शन में सबसे पहला हम पॉइंट की बात करें चयन। इस विधि में हम इकाइयों का चयन कैसे करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, है ना। पर अगर देव निदर्शन की बात करें तो इस विधि में हम इकाइयों का चयन देव आधार पर होता है ना, कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है हम उसी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। दूसरा है पक्षपात। सविचार निदर्शन पक्षपात से प्रभावित हो सकता है, मतलब इसमें पक्षपात दिखाई देगा आपको। पर अगर हम देव निदर्शन की बात करें तो इसमें पक्षपात की संभावना कैसी होती है, न्यूनतम होती है, मतलब बिल्कुल नी के बराबर होती है, ठीक है। विभ्रम, इस विधि में विभ्रम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, है ना। इसमें हमको एरर हमको जनरली देखने को नहीं मिलेगी या गलतियाँ या हमको मिसअंडरस्टैंडिंग इस विधि में हम नहीं लगा सकते। बट देव निदर्शन विधि में विभ्रम का अनुमान प्रायिकता के सिद्धांत के आधार पर हम लगा सकते हैं। इसमें हमको गलतियाँ त्रुटियाँ हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, उपयुक्तता। यह विधि ऐसे अनुसंधानों के लिए उपयुक्त है जहाँ समग्र में लगभग एक ही प्रकार की इकाइयाँ हों, है ना। तो इस विधि में अधिकांश क्षेत्रों में उपयुक्त रहती है ना। तो अधिकांश जगह पर ये जो हमारी मेथड है वो क्या करती है, बहुत जगह पर सही साबित होती है। तो हर एक प्लेस के लिए कैसी होती है, अलग अलग मेथड होती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारा क्या है, स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग मेथड। अब स्ट्रेटिफाइड जो है वो मिक्सचर है किसका, रैंडम सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग का। मतलब स्तरित या मिश्रित निदर्शन विधि जो है वो सविचार निदर्शन विधि और देव निदर्शन विधि का मिश्रण है, वो दोनों को मिलकर के बनाई जाती है। ये विधि जो है जब समग्र में जातीयता होती है, मतलब आपकी यूनिट्स जो हैं सैंपल्स की वो एक जैसी हो, है ना, हेट्रोजिनिटी हो, जिसमें सजातीयता हो, है ना, तो उनके लिए होती है, ठीक है। और इसमें जितने भी एग्जैक्टली हमारे जितने भी यूनिट्स हैं वो हमको पूरी तरीके से इसमें लागू मिलते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, इस विधि में हम न्याय दर्श लेने से पहले समग्र को अलग अलग भागों में बांट देते हैं और प्रत्येक वर्ग में से देव निदर्शन विधि से प्रतिनिधियों का हम चयन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये विधि स्ट्रेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग मेथड कहलाती है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का अगर हम देखें तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कौन सी है, इस विधि के अनुसार, है ना। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में हमारे जो यूनिट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू नंबर और बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल क्राइटेरिया के हिसाब से होंगे, मतलब संख्यात्मक और भौगोलिक आधार पर क्रमबद्ध इसको किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में, है ना, इसके बाद क्या है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हम सैम्पल्स को कलेक्ट करते हैं एंड देन यूजफुल ओनली व्हेन कंप्लीट लिस्ट ऑफ यूनिट्स इज़ अवेलेबल। इसमें जितने भी हमारे पौधों का चयन होता है, सामग्री की समस्त सूची उपलब्ध होने पर इस विधि का हम प्रयोग करते हैं, है ना। तो इसमें सारे सिस्टमेटिक आपको इसमें पूरा नॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, व्यवस्थित निदर्शन विधि, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, हर काम को सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, मतलब यूनिट्स जो हैं उनको संख्यात्मक और भौगोलिक दोनों आधार पर हम क्रमबद्ध तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड कहा जाता है, ठीक है। फिर है कोटा सैम्पलिंग, है ना। अब कोटा सैम्पलिंग क्या हुई, कोटा या अभ्यंश निदर्शन, ठीक है। कोटा या अभ्यंश निदर्शन क्या हुआ, इस विधि में समग्र को हम क्या करते हैं, यूनिवर्स में एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है डिवाइडेड कर देते हैं इनटू सिलेक्टेड पार्ट्स, मतलब कुछ निश्चित भागों में हम उसको एरिया को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भागों में बांट देते हैं। फिर प्रगणकों को ये निर्देश दिया जाता है, मतलब हम इन्वेस्टिगेटर्स क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कोटे के आधार पर, है ना। तो इस भाग में कितनी भी इकाइयाँ का चयन करें, अर्थात इकाइयों के चयन के संबंध में अध्ययन से निश्चित कर दिया जाता है कि प्रगणक इन अभ्यंश इकाइयों का अपने स्वयं के विवेकानुसार चयन करते हैं। मतलब इसमें कोटा जो है वो कैसे सिलेक्ट होगा, सैंपल्स जो डिपेंड करेंगे जजमेंट के आधार पर, जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, है ना, जो हमारा अनुसंधान करता है उसके आधार पर सारे इंफॉर्मेशन क्या होगी इसमें, है ना। मतलब हमारी इकाइयाँ जो हैं वो सारी हम कोटे के आधार पर लेते हैं, है ना। तो जितनी भी इकाइयों का चयन करेंगे हम उस पर्टिकुलर कोटे के अंतर्गत हम करेंगे। तो इस मेथड से क्या होगा, हमको हमारे जो प्रगणक होते हैं, है ना, तो न्यूमरेटर्स होते हैं वो क्या करेंगे, उनको क्या मिल जाएगी, फ्रीडम मिल जाएगी और अपने काम को, मतलब अपने वर्क को वो क्या कर सकते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अगर उनको लोकल एरिया से रिलेटेड कुछ और अच्छा नॉलेज है तो वो अपने वर्क को और ज़्यादा क्या कर पाएंगे, और अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो इससे क्या है, उनके काम में क्या मिलेगी, हमको ऑन बेस भी होगा और वो इफ़िशिएंटली अपने वर्क को कंप्लीट कर पाएंगे, है ना, और वो ऑनेस्टली अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कन्वीनियंस सैम्पलिंग की, ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग यानी सुविधानुसार निदर्शन। कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो होती है उसके अंतर्गत इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं डू नॉट यूज़ ओनली स्पेसिफिक मेथड, इसमें कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होती है जिसको वो चुनता है, अपितु क्या है, अपनी सुविधा के अनुसार वो निदर्शन के लिए यूनिट्स को क्या करता है या सैंपल्स को यूटिलाइज करता है। तो निदर्शन की प्रविवरण की पद्धति ये कैसी है, पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है और ऐसे निदर्शन के निष्कर्षों पर समग्र पर भी उतर सकने की संभावना हमेशा कम ही होती है कि हाँ भाई इसके जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो हमको अच्छे सही मिलेंगे, तो इसकी भी एक क्या रहती है, एक श्योरिटी नहीं होती है। और अगर हम इसकी तुलना हमारे सर्वदेशीय रूप में अगर हम देखें तो वो समान भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमको विश्वसनीयता भी कम मिलती है, ठीक है। पर अगर हम इसकी रिज़ल्ट की बात करें तो ऑब्टेन्ड होते हैं जो कि एक्यूरेट इतने नहीं होते हैं, ठीक है।
तो ये क्या कहलाएगी, हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाएगी। ठीक, अब इसके बाद हम बात करें तो सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स की बात करें, मतलब कौन कौन सी प्रकार की त्रुटियां होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो होती हैं निदर्शन या गैर निदर्शन त्रुटियां। सबसे पहली है सैम्पलिंग एरर्स, यानी निदर्शन त्रुटियां। ठीक है, अब निदर्शन त्रुटियां जो हैं, सैम्पलिंग एरर्स जो हैं, सैम्पलिंग एरर्स जो हैं होल यूनिवर्स में अगर हम स्टडीज़ करते हैं तो स्मॉल पार्ट ऑफ स्टडीज़ जो है हमारी कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स के लिए, मतलब हमारे निदर्शन विधि में जब हम संपूर्ण इसकी होल यूनिवर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे समग्र के छोटे भाग का हम इसमें अध्ययन करते हैं, मतलब एक स्मॉल पार्ट का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसमें कलेक्शन ऑफ सैम्पल्स जो होंगे हमारे, मतलब जिसमें हम हमारे सैम्पल्स की बात करें तो उनके थ्रू, उन सैम्पल्स की थ्रू हमको कंक्लूजन मिलने में क्या होती है, आसानी नहीं होती है ना। तो हमको आसानी उत्पन्न करने की हम इसमें कोशिश करते हैं। तो इसमें कौन से बेस्ड एरर्स और अनबेस्ड एरर्स, दो प्रकार की एरर्स आती हैं। पहला है पक्षपात पूर्ण त्रुटियाँ, है ना। दिस एरर्स अराइज बिकॉज ऑफ पार्शियलिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर ऑफ डाटा, है ना। मतलब इस मेथड में गणकों और सूचना देने वालों को पक्षपाती व्यवहार के कारण क्या होती है, उत्पन्न होती है ना। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, संचयी होती है। मतलब इसमें पक्षपात होता है तो क्यूमुलेटिव होता जाएगा, संचयी है ना, क्यूमुलेटिव, है ना। तो इसकी एरर्स कैसी होती है, क्यूमुलेटिव नेचर की होती है। मतलब अभी एक बार एरर हुई तो आगे उसमें दूसरी एरर होगी तो वो क्यूमुलेटिव हो जाएगी, मतलब एक के साथ एक दो एरर स्टार्ट हो गई, फिर एक आधी और हो जाती है तो ऐसी दो के साथ एक तीन, ऐसी एरर क्यूमुलेटिव होती जाएगी। ठीक है, तो इसको पक्षपात पूर्ण त्रुटियाँ कहते हैं। अब हम बात करेंगे अनबेस्ड एरर्स की। ठीक है, मतलब गैर पक्षपात पूर्ण त्रुटियाँ। दीज एरर्स डू नॉट अराइज ड्यू टू द पार्शियलिटी, है ना। ये एरर्स जो है पार्शियलिटी के कारण नहीं होती है। और बेस नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेटर, है ना, इनका बेस नेचर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग का होता है ना। तो ये त्रुटियाँ संयोगवश पैदा हो जाती है, मतलब एक सडनली हो जाती हैं, मतलब उसको हम कह नहीं सकते कि बाय नेचर ऐसा हुआ है, एक सडनली ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। तो इसमें जैसे जैसे हमारा प्रतिदर्श का आकार, यानी उसका साइज़ हमारा इंक्रीज़ होता है तो हमारी एरर्स जो हैं वो धीरे धीरे कैसी होती हैं, छोटी होती जाती हैं, है ना। क्योंकि हमारा इसमें क्या है, हम जैसे जैसे निदर्श के आकार को बढ़ाते हैं, मतलब हमारे इन्वेस्टिगेशन के एरिया को हम इंक्रीज़ करते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो है हमारी एरर्स क्या होती है, इसमें स्मॉल हो जाती हैं। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो वो कम होती जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नॉन सैम्पलिंग एरर्स, यानी गैर निदर्शन त्रुटियाँ। ठीक है, अब ये त्रुटियाँ क्या होती हैं, आंकड़ों के संग्रहण के दौरान हमको गणकों की असावधानी के कारण, मतलब ये एरर्स क्यों अराइज होती है, लैक ऑफ नॉलेज, है ना। अगर इन्वेस्टिगेटर का नॉलेज कम है ना, अगर वो केयरलेस है, लापरवाह है, ठीक है, या फॉरगेटफुलनेस, है ना, उसको भूलने की आदत है ना। तो ऐसी चीज़ों के कारण क्या होती है, गैर निदर्शन त्रुटियाँ प्रकट होती हैं, है ना। तो ये तो हो गई हमारी गैर निदर्शन त्रुटियाँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा इसी चैप्टर का, बेसिस ऑफ सैम्पलिंग, यानी निदर्शन का आधार। सबसे पहला है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ठीक है, पहला है हमारा सांख्यिकी नियमितता का नियम, है ना। तो सांख्यिकी नियमितता का नियम जो है उसमें हम क्या है, ये नियम में, इस मेथड में हम क्या करते हैं, सैम्पल्स जो हैं वो रैंडमली हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, रैंडमली के हमारे रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू, ये देव निदर्शन विधि के थ्रू हम यूटिलाइज करते हैं, उसका चयन करते हैं। और इसमें चुनी हुई जितनी भी इकाइयाँ होती है वो समग्र का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब वो क्या करेंगी, उसमें
उन सारी यूनिट्स को क्या करेगी, रिप्रेजेंटेटिव की तरह रिप्रेजेंट करेंगी। द बेसिक एजम्पशन ऑफ दिस मैथड इज़ दैट देयर इज सिमिलैरिटी इन फीचर्स, है ना। इसमें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएंगी आपको। मतलब इसमें चुनी हुई इकाइयों में समग्र विद्यमान रहता है, इसलिए ये नियम कैसा है, आधारभूत मान्यता पर आधारित नियम है। ठीक है, मतलब इसमें आपको हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपर मैनर में मिलेगी। दिस लॉ सेज दैट व्हेन फ्रॉम अ बिग यूनिवर्स, है ना, इसमें क्या है, हमारा प्रकृति के सभी कार्य हम सुव्यवस्थित और नियमित रूप से चलते रहते हैं, है ना। तो किंग के अनुसार गणित के संभावना सिद्धांत पर यह हमारा सांख्यिकीय नियमितता नियम बतलाता है ना, कि इसमें सांख्यिकीय नियमितता का नियम इसमें क्या है, चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला नियम समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे महांक जड़ता नियम, यानी लॉ ऑफ इंटीरिया ऑफ लार्ज नंबर्स, है ना। अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंटीरिया ऑफ larger is the unit, it means the changes in sample will be small, more or less zero। मतलब इसमें हमारे बड़े बड़े अंकों में एक प्रकार की जड़ता या निष्क्रियता होती है। तो इसमें हमारा जो परिवर्तन होता है या तो बहुत धीमा होगा, है ना, बिल्कुल स्मॉल होगा, या एकदम ज़्यादा होगा, है ना, या फिर बिल्कुल शून्य के बराबर होगा, लेस ज़ीरो, ज़ीरो से भी कम। पर अगर हम इसके अपोजिट साइड को देखें, ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे पास में जो स्मॉल जो यूनिट्स हैं या स्मॉल नंबर्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। चेंजेस कैसे, इनस्टेबिलिटी और मोर, है ना। तो इसमें हम क्या है, छोटी इकाइयों या बड़ी संख्याएं छोटी संख्याओं की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है, स्थिर होती है, और उसमें क्या होता है, परिवर्तन भी कम होता है ना। तो इस संबंध में डॉक्टर बाउले ने क्या कहा था कि एक विस्तृत समूह की व्यक्तिगत इकाइयों में हमेशा क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए संपूर्ण समग्र धीरे धीरे कैसा होता है, परिवर्तित होता है। मतलब इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, इसका जितना भी एरिया है, ठीक है, वो एरिया कैसा हो जाएगा, एक ही दिशा में, मतलब परिवर्तित हो जाएगा। मतलब एक ही उसकी जो क्या कहना चाहिए दिशा है हमारी, वो परिवर्तित नहीं होती है, एक ही दिशा में, उसके विपरीत दिशा में वो काम करता रहेगा। तो इससे क्या है, हमारे जितने भी क्षेत्र हैं उसमें परिवर्तन एक दिशा में होता रहेगा। इसके स्वरूप क्या होगा, एग्रीगेट या समग्र में हमारा परिवर्तन कैसा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में हो रहा है वो। तो ये जो परिवर्तन है वो क्षतिपूरक या कंपनसेटरी हो जाता है। मतलब ये न्यायदर्श जितना बड़ा होगा उतनी ही उच्च स्तर की शुद्धता इसमें पाई जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, ये बड़ी संख्याओं में जड़ता, अधिक जड़ता या अधिक स्थायित्व, है ना, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है ना, और अपरिवर्तनीय है ना, मतलब इसमें जनरली ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। इसके कारण इसके जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, हमको विश्वसनीय मिलेंगे। मतलब इसके रिज़ल्ट पे हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, और ये रिज़ल्ट हमको ज़्यादा एक्यूरेट मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो गया है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गर्ल्स। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।